सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस पर पॉल्यूशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने खरी खरी सुनाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी देशों को खरी खरी सुनाई और कहा कि दुनिया के बड़े देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन है। भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है, जबकि क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका ना के बराबर है। विश्व के बड़े देश न केवल नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी इन्हीं देशों से होता है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम हो, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो, या सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान हो, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। देश में पिछले 8 साल से जारी योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। सरकार ने CDRI और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के निर्माण का निर्देश दिया है। भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पौधारोपण किया। लोकसभा स्पीकर बिरला ने पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला के साथ पौधारोपण किया। लोकसभा स्पीकर बिरला ने नई दिल्ली स्थित निवास पर पौधे लगाए। पौधारोपण के बाद स्पीकर बिरला ने सभी से पौधा लगाने की अपील की और कहा कि पृथ्वी का बढ़ता तापमान संकेत है कि पर्यावरण को हमारी जरूरत है। आज हम प्रकृति के साथ सौहार्द से जीने का संकल्प दोहराएं। ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, लेकिन जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है, ओनली अर्थ। भावी पीढ़ियों के लिए हम पृथ्वी को हो रहे नुकसान से रोकें, जो हमारे पास है उसे बचाएं और जो खो चुके हैं उसे हासिल करें। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पौधारोपण किया और इसके साथ एक बेहतरीन संदेश भी दिया। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर बिरला ने पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला के साथ ये पौधारोपण किया। लोकसभा स्पीकर बिरला ने नई दिल्ली स्थित निवास पर पौधे लगाए। पौधारोपण के बाद स्पीकर बिरला ने सभी से पौधा लगाने की अपील की और कहा कि पृथ्वी का बढ़ता तापमान संकेत है कि पर्यावरण को हमारी जरूरत है। आज हम प्रकृति के साथ सौहार्द से जीने का संकल्प दोहराएं। ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, लेकिन जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है। भावी पीढ़ियों के लिए हम पृथ्वी को हो रहे नुकसान को रोके, जो हमारे पास है उसे बचाएं और जो खो चुके हैं उसे एक बार फिर से हासिल किया जाए। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए मोदी की तर्ज पर जयराम का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से हिमाचल में बंद होगी सिंगल यूज प्लास्टिक। केंद्र सरकार भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी फैसले को लागू करने का ऐलान कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि 1 जुलाई से प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर देगी। यानी कि जिन प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार करते हैं, जैसे पॉलीथीन, पानी की बोतल और भी अन्य चीजें जो हम बाहर से बाजार से खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। उसका इस्तेमाल अब पूरे तरीके से 1 जुलाई से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो वो है प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक हजारों सालों बाद भी वैसी ही रहती है, वो प्रकृति का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन अब बात करते हैं गोवा सरकार की। क्या वाकई में गोवा सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है? तृणमूल कांग्रेस के गोवा प्रभारी कीर्ति आजाद ने आरोप लगाए हैं। कीर्ति आजाद ने मैंग्रोव के एक बड़े हिस्से के विनाश का जिक्र किया है। कार्रवाई नहीं करने के वन मंत्री विश्वजीत राणे पर आरोप लगाए और कहा कि टीएमसी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। क्या आप कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं जो 6 महीने सोता था, या आप 6 साल बाद जागेंगे? ये सवाल खड़े किए। और अब बात करते हैं विश्वास रैली की, जिसमें जेपी नड्डा ने दिलाया विकास का विश्वास।
रांची में बिरसा मुंडा विश्वास रैली को जेपी नड्डा ने संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी ने झारखंड में ही आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। देश भर में करीब 5.5 करोड़ की आबादी को स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध करवाया गया। इनमें 90 लाख आदिवासी परिवार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध करवाने का फैसला भी लिया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की संख्या 12% घट गई है। देश में अति गरीबों की आबादी की संख्या भी 1% से घटकर मात्र 0.1% रह गई। शहीदों के गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना की शुरुआत की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर कटाक्ष भी किया और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सेवा भाव के तहत गांव-गांव जाते हैं, लेकिन हेमंत सरकार शामिल लोग कमीशन के लिए जगह-जगह जाते हैं। आज भ्रष्टाचार और हेमंत सरकार पर्यायवाची शब्द बन गए। कमीशनखोरी और हेमंत सरकार पर्यायवाची शब्द बन गए। हेमंत सोरेन ने खान मंत्री रहते हुए अपने नाम से खनन पट्टा आवंटित करवा लिया। अपनी पत्नी और भाई और भतीजे को लाभ पहुंचाने का भी काम हेमंत सोरेन ने किया। और अब बात करते हैं 8 से 10 जून के बीच वियतनाम दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बनाने का दौर रहेगा। वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं भी सौंपेंगे राजनाथ सिंह। भारत द्वारा वियतनाम को दिए गए $10 करोड़ की रक्षा ऋण के तहत निर्माण किया जाएगा। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने मुलाकात उनकी होगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन से मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। वियतनाम के जनरल फान वान गियांग से भी राजनाथ सिंह की मुलाकात का कार्यक्रम तय है। और अब बात करते हैं ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार में बड़े फेरबदल के। दरअसल 13 कैबिनेट मंत्रियों 8 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे पहले जगन्नाथ सरकार ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा निरंजन पुजारी, रणेंद्र प्रताप स्वयं, प्रमीला मलिक, उषा देवी कैबिनेट मंत्री बने हैं, जबकि प्रताप केशरी देव, प्रफुल्ल मलिक, अतनु साब्यासाची नायक बने हैं कैबिनेट मंत्री। अतनु साब्यासाची नायक की करीब 8 साल बाद पटनायक मंत्रिमंडल में वापसी हुई है, जबकि प्रदीप कुमार अमत, नवादास, अशोक चंद्र पांडा, तुकुनी साहू, राजेंद्र ढोलकिया कैबिनेट मंत्री बने। समीर रंजन दास, अश्विनी कुमार पात्रा, प्रीति रंजन खदेई कैबिनेट राज्य मंत्री बने हैं। श्रीकांत साहू, तुषार कांति बेहरा, रोहित पुजारी, रीता साहू, बसंती हेब्रम कैबिनेट राज्य मंत्री बने हैं। 20 जून से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रोम और दुबई दौरे पर जा रहे हैं। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की। दरअसल केजरीवाल बोले कश्मीर में 1990 का दौर वापस आया, बीजेपी फेल हो। कश्मीर में इन दिनों दहशत और आतंक का माहौल है। केंद्र सरकार की कश्मीर को लेकर कोई योजना नहीं है। जब भी घाटी में हत्याएं होती है, खबर आती है कि गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बहुत हो गई है बैठ के, अब हमें कार्रवाई की आवश्यकता है। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर कार्रवाई चाहता है, आतंकवाद पर कार्रवाई चाहता है और चाहता है कि कश्मीरी वहां सुरक्षित रहे, अमन के साथ रहे। और अब बात करते हैं नुपुर शर्मा की, जिसे बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद यह एक्शन लिया गया। नवीन कुमार भी बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने 6 साल के लिए दोनों को निलंबित कर दिया। बीजेपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। वहीं नुपुर शर्मा ने अपने बयानों पर खेद जताया और कहा कि मैंने रोष में आकर कुछ बातें कह दी। किसी को कष्ट पहुंचाने की मंशा बिल्कुल नहीं थी। भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो शब्द मैं वापस लूं।
मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। बार बार महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर की थी विवादित टिप्पणी और नुपुर को बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। सवाल यूपी को लेकर है कि बीजेपी में स्वतंत्र देव सिंह के बाद प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। योगी सरकार में मंत्री बने स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद खाली है। विधान परिषद में सदन के नेता भी बन गए हैं स्वतंत्र देव सिंह। एक व्यक्ति एक पद का नियम है। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी हाईकमान करेगा अगले प्रदेश अध्यक्ष का फैसला। ऐसी संभावना है कि उत्तर प्रदेश में किसी दलित को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स टाइम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लेख। वो लिखते हैं कि 24 मई 2014 से अब तक देश में युगांतरकारी परिवर्तन आया है, यानी कि जो युगों में परिवर्तन आता है वो महज बीते 8 साल में आ गया है। लाखों लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने का काम किया है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। स्पष्ट फैसले और उन पर अमल, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग। दरअसल आजादी के 75 सालों में हम अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली सरकारों की तरह ये सरकार फैसले लेने में कमजोर नहीं, हिचकिचाती नहीं है। 2047 तक के लक्ष्य तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम आदमी के लिए झटका, लोन की ईएमआई और महंगी हो सकती है। अगले हफ्ते होने वाली समीक्षा बैठक में बड़े फैसले लेगी आरबीआई। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा और फैसला। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, बैठक में नीतिगत ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला कर सकता है आरबीआई। इससे महंगी हो सकती है लोगों के लोन की ईएमआई। रेपो दर में 0.40% तक बढ़ोतरी आरबीआई कर सकता है और इसकी वजह से चाहे वो होम लोन हो या फ्लेक्सिबल कोई भी लोन हो, उसके अंदर ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। आपको बता दें, इससे पहले भी आरबीआई ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 40 पॉइंट की बेसिक बढ़ोतरी की थी। आज के दौर में बड़ा खुश होते हैं कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन जरा सोचिए 2052 में क्या होगा, यानी कि आज से 30 साल बाद भारत बूढ़ा हो जाएगा। सदी के आखिर तक 47 करोड़ घट जाएगी जनसंख्या। 2050 तक भारत की आबादी में बढ़ जाएगी बूढ़ों की तादाद और सदी के अंत तक जनसंख्या भी घट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2054 के आसपास चरम पर पहुंच जाएगी दुनिया की आबादी। उस वक्त 8.9 अरब तक पहुंच जाएगी दुनिया की जनसंख्या। फिलहाल भारत की कुल आबादी में आधे से ज्यादा लोगों की उम्र 40 साल से कम है। ऐसे में 2020 में सबसे ज्यादा थी 10 से 14 साल उम्र वर्ग के लोगों की तादाद। 2050 आते आते बूढ़ी होने लगेगी भारत की आबादी। तब जनसंख्या में सबसे ज्यादा होगी 40 साल से ऊपर के लोगों की तादाद। उस वक्त तक भारत में सबसे ज्यादा होंगे 40 से 44 उम्र वर्ग के लोग और इसलिए भारत वर्तमान स्थिति में सबसे युवा देश है। इस एनर्जी का, इस ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगले 30 साल तक ये पावर हिंदुस्तान के पास रहेगी, युवा शक्ति हिंदुस्तान के पास रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान की आबादी बूढ़ी होने लगेगी। यानी कि 30 सालों के बाद जब हिंदुस्तान को आप देखेंगे तो चारों तरफ युवा नहीं बल्कि ज्यादातर बुजुर्ग नजर आएंगे। वो लोग नजर आएंगे जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी। इस दौरान यह भी माना जा रहा है कि 2050 तक भारत की आबादी में बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी और सदी के अंत तक जनसंख्या घट जाएगी। यह अनुमान है संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि 2054 के आसपास दुनिया की आबादी चरम पर होगी और यह आंकड़ा कितना होगा? यह आंकड़ा होगा 8.9 अरब तक। यह दुनिया की पूरी जनसंख्या होगी। फिलहाल भारत की कुल आबादी में आधे से ज्यादा लोगों की उम्र 40 से कम है। 2020 में सबसे ज्यादा थी 10 से 14 उम्र वर्ग के लोगों की तादाद और इसलिए जब वो 2050 में पहुंचेंगे तो जाहिर है उनकी जो उम्र होगी वो 40 को पार कर जाएगी और इसलिए
2054 तक 40 से 44 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या हिंदुस्तान में बढ़ जाएगी। जल्दी नोटों पर दिख सकती है रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की फोटो। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम देश और दुनिया में विशेष दर्जा रखता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं वो, और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको कौन नहीं जानता। अब तक भारतीय नोटों पर केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो ही छपती आई है। कथित तौर पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई कर रहा वोटर मार्क का इस्तेमाल करने पर विचार। और अब बात करते हैं कानपुर हिंसा की, जिसमें अभी तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कानपुर हिंसा की एफआईआर में सपा नेता निजाम कुरैशी का नाम आया है। सपा नेता पर दंगा भड़काने का आरोप है और इसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो अभी तक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है और 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। कानपुर हिंसा की एफआईआर में सपा नेता निजाम कुरैशी का नाम आया और सपा नेता निजाम कुरैशी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है। और अब बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर की, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पूरे परिवार ने एक साथ फांसी लगा ली। रात भर फंदे से शव झूलते रहे। परिवार के 5 लोगों ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। आज सुबह घर से 5 की शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वजह जानते हैं क्या है? माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से परिवार अवसाद में था। कई लोगों का कर्ज भी परिवार पर चढ़ा हुआ था। विद्यापति नगर के मऊ गांव की एक घटना है, लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई में कर्ज के बोझ तले अनमोल जिंदगी को लुटा देना कहां तक सही? और इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती है तो दिल दहला देती है। एक पूरा परिवार कर्ज की वजह से, चंद नोटों की वजह से जिंदगी गंवा बैठा। बात करते हैं बांग्लादेश के चटगांव जिले की, जहां भीषण आग लगी है। निजी कंटेनर डिपो में भीषण आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। इस दौरान अगर बात की जाए तो 7 दमकल कर्मियों समेत कुल 43 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 लोग घायल हो गए। सीताकुंडा में बीएम कंटेनर डिपो लिमिटेड में भीषण आग लगी, और भीषण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस आग की चपेट में 43 लोग ऐसे आए जो जिंदगी को गंवा बैठे। उनमें 7 तो वो हैं जो आग बुझाने गए थे, यानी कि दमकल कर्मी, वो भी शिकार हो गए। 500 अन्य लोग घायल हुए।